आइगन मान व आइगन फलन। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखोगे आप इसको? इंग्लिश में आप इसको लिखोगे आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। एंड आइगन वैल्यू। ठीक है, ठीक भाई। देखो क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा, एक ऑपरेटर होगा। आपने ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाया। आपने क्या किया, ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाया, वैल्यू कैलकुलेट की। जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है, जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है, अगर उसमें फंक्शन एज इट इज़ है, अगर उसमें फंक्शन एज इट इज़ है, जैसा फंक्शन आपने लिया था वैसा वैसा फंक्शन आपको वापस मिल रहा है, और उस फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी अटैच होगी, उस फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी अटैच होगी वो तो आपकी कहलाएगी आइगन वैल्यू। उस फंक्शन के साथ जो भी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी अटैच होगी वो तो क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी। और जो आपका फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपके पास एक फंक्शन होगा, एक ऑपरेटर होगा। जैसे आपने ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाया, ऑपरेट किया, आंसर आपके पास आया, तो जो आंसर आ रहा है, अगर उस आंसर में फंक्शन आपको एज इट इज़ मिलता है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन। और उसके साथ में जो वैल्यू अटैच होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी आइगन वैल्यू। एक एग्जाम्पल से देखना, एक आप एग्जाम्पल से देखना भाई। आपके पास एक ऑपरेटर ए है, वो है डी वाई डी एक्स है, ठीक है, ठीक है। और एक फंक्शन है साइन e की पावर एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका फंक्शन है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, आपने इसको फंक्शन के ऊपर लगाया ऑपरेटर को और कैलकुलेट कर लिया आंसर डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर में जो भी होता है वो एज इज होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज हो गया। लेकिन पावर एक्स स्क्वायर का फिर से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, पावर एक्स स्क्वायर का फिर से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। अरे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2x आपके पास आ गया। अब देखो ये जो आप कह रहे हो सर फंक्शन, क्या फंक्शन नहीं मिला, एक्स आ, पर अपने फंक्शन में यहाँ पे एक्स नहीं था, यहाँ पे एक्स नहीं था, तो ये कोई आइगन फंक्शन नहीं है, ये कोई आपके पास आइगन फंक्शन नहीं है। जैसा आप ले रहे हो वैसा ही फंक्शन अगर आपको वापस मिल जाता है तो आप कहोगे वो फंक्शन आइगन फंक्शन है, और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या कहोगे, वो आइगन वैल्यू आपकी है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अगर हमारे पास ये ऐसा होता, अगर हमारे पास ये ऐसा होता, फंक्शन क्या होता, ओनली ई की पावर एक्स होता, तो आप क्या करते, लगाते थे। इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, एक्स को ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही आता है। और इसका करोगे ना तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने कहा भाग में लिखते हो, अरे कर रखा है ना ई की पावर ए एक्स डी एक्स, तो क्या कर रखा है ई की पावर ए एक्स, और ए का किया सॉरी डिफ्रेंशिएशन करो पहले इसका, डी बाई डी एक्स, तो ये ए आगे आ जाएगा। सिमिलरली ई की पावर ए एक्स का अवकलन आपने किया तो ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही होगा, लेकिन ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और वो ए कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अगर अवकलन करें तो गुणा में, और समाकलन किया तो भाग में। तो अब देखो फंक्शन एज इट इज मिल गया, क्या फंक्शन एज इट इज जैसा लिया था वैसा मिल गया, तो ये फंक्शन तो क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन, क्या कहलाएगा आपका, आइगन फंक्शन। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू अटैच हो रही है पास में कहलाएगी आपकी आइगन वैल्यू कहलाएगी, आइगन मान कहलाएगा ये, ठीक है। ये आपको क्या कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। और ये फंक्शन जैसा आपने लिया था वैसा वैसा आपको वापस मिल गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका आइगन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एक बार इसकी परिभाषा लिख लो, फिर 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। लिखो,
आइगेन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ अभिलाक्षणिक होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। आइगेन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ अभिलाक्षणिक मतलब करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना। यदि किसी संकारक की फलन पर संक्रिया द्वारा यदि किसी संकारक की फलन पर संक्रिया द्वारा प्राप्त परिणाम में वही फलन प्राप्त हो तो यदि किसी संकारक की फलन पर संक्रिया द्वारा प्राप्त परिणाम में वही फलन प्राप्त हो तो उसे आइगेन फलन कहते हैं। तो देखिए, परिणाम में वही फलन प्राप्त हो तो उसे आइगेन फलन कहते हैं। तथा उस फलन के साथ जुड़े स्थिरांक को आइगेन मान आइगेन मान तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हो? आइगेन मान समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आइगेन मान समीकरण कहते हैं। कैसे लिखोगे आप? फॉर एग्जाम्पल के पास क्या होगा, पहले उस ऊपर वाले को मत लिखो, ऑपरेटर ने इसको ऑपरेट किया, जैसे कि ऑपरेट किया तो अब आपके पास क्या आएगा? एक न्यू फंक्शन आएगा। क्या आएगा? एक न्यू फंक्शन आ गया, न्यू फंक्शन आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। और यहाँ पे फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे फंक्शन एज इट इज। तो अगर इस इक्वेशन को कोई फॉलो करता है तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? आइगेन वैल्यू इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहलाएगी? आइगेन वैल्यू इक्वेशन आपकी कहलाएगी। और ये इसको क्या कहोगे? ये आपकी आइगेन वैल्यू कहलाएगी। और जो फंक्शन एज इट इज आपके पास आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आइगेन फंक्शन आपका कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आप खुद देख लो, ये ऑपरेटर ये फलन, ये ऑपरेटर ये फलन कैलकुलेट किया और सर फंक्शन एज इट इज मिल गया, जैसा लिया था वैसा मिल गया, ये कांस्टेंट मिल गया। तो क्या कहोगे? ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? आपकी आइगेन वैल्यू इक्वेशन। और उस इक्वेशन में जो फलन होगा वो आइगेन फलन, और उसके साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी अटैच होगी उसके क्या कहोगे? आइगेन वैल्यू आप कह दोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा वैसे भी कह सकते हो, ए कैप साइन इज इक्वल टू ए साइन। ये भी क्या आपकी आइगेन वैल्यू इक्वेशन क्या है? आइगेन वैल्यू। ये तो क्या आपका ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। ये आपका फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज। ये क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू, जिसे आप क्या कहोगे? आइगेन वैल्यू कहोगे। क्या कहोगे? आइगेन वैल्यू आप कहोगे। तो उतार लो इसको। अब एग्जांपल सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान रखना आइगेन वैल्यू की इक्वेशन की। फंक्शन को ऑपरेटर के ऊपर लगाना है, या ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगाना है, आंसर चेक करना है। अगर फंक्शन एज इट इज मिल रहा है आपको, एज इट इज मिल रहा है तो कह दोगे कि फंक्शन तो कैसा है? आइगेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसा है? आइगेन फंक्शन है। और जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? आइगेन वैल्यू उसकी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, विस्तार लगा के पॉइंट लिख लेना। आइगेन फलन सदैव अभिलाक्षणिक होता है। आइगेन फलन सदैव अभिलाक्षणिक होता है। आइगेन फलन सदैव अभिलाक्षणिक होता है। अर्थात वह परिमित, अर्थात वह परिमित मतलब फाइनाइट, अर्थात वह परिमित कोमा सतत कंटिन्यूअस, परिमित सतत एक मान होता है, एक मान तथा एक मान होता है, सिंगल वैल्यू होता है, उसकी एक ही वैल्यू होगी आइगेन। ठीक है, एक मान होता है। लास्ट और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, स्टार लगा लो। इसका मान शून्य नहीं होता है, इसका मान शून्य नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है भाई, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ऑपरेटर, देखो टोपी लगा दी आपने, इसको टोपी लगा दी, इसका क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और साइन की वैल्यू आपको गिवन है ई की पावर माइनस का ए एक्स। क्या करना है आपको, इसको क्रिया करवानी है, ऑपरेटर को लगाना है, तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस का ए एक्स करोगे। ई की पावर माइनस का एक्स तो एज इट इज, और का जो है पावर वाले का भी अवकलन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो माइनस ए तो कांस्टेंट है, तो ये तो माइनस ए आ गया, और डी एक्स का एक्स के साथ, एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या जाएगा, वन आ जाएगा। अब देखो फंक्शन एज इट इज मिल गया क्या आपको, फंक्शन क्या मिल गया, एज इट इज, फंक्शन क्या मिल गया, एज इट इज, ठीक है। तो मुझे बताओ ये आपकी आइगेन वैल्यू, मुझे बताओ यहाँ पे आइगेन वैल्यू तो क्या होगी, माइनस का ए, ए की पावर माइनस का ए एक्स, और इसी को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन आइगेन वैल्यू इक्वेशन कह दोगे, कह दोगे, कह दोगे। चलो फटाफट से उतार लो, फिर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रब करूँ इसको, चलो ठीक। ये कह रहा है कि जो आपका साइन एक्स ऑपरेटर है, जो आपका सॉरी साइन एक्स फंक्शन है, वो फंक्शन, जो आपका साइन एक्स फंक्शन है वो डी बाई, तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, जबकि जब ऑपरेटर आप ये लिख देते हो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर लेता है। तो इस चीज़ को प्रूफ करना है, कर दोगे। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, क्या हो जाएगा, कोस एक्स, फलन चेंज हो गया, फलन क्या हो गया, चेंज हो गया, फलन चेंज हो गया, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करेगा। हाँ, दो बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन किया साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, कोस एक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर कोस एक्स का फिर से अवकलन करोगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। अब देखो जैसा लिया था वैसा मिल गया, साइन एक्स का साइन एक्स मिल गया, क्योंकि सर माइनस का मिल रहा है, अरे तो माइनस वन है, वो तो आइगन वैल्यू हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू, फंक्शन तो आपको एज इट इज मिल ही गया आगे। तो इसका तो ये क्या होता है, अगर ये फंक्शन इस ऑपरेटर के साथ लगाओगे तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है, और इस फंक्शन के साथ आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। चलो ठीक भाई, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, दर्शाइए कि या फिर सिद्ध करो कि साइन 2x संकारक, दर्शाइए कि फलन साइन 2x, फलन साइन 2x, ठीक है, संकारक मतलब ऑपरेटर डी बाई डी एक्स का तो आइगन फलन नहीं है, दर्शाइए कि फलन साइन 2x संकारक डी बाई डी एक्स का तो आइगन फलन नहीं है, जबकि जबकि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। इसका आइगन मान कितना होगा, इसका आइगन मान कितना होगा, तो देखो भाई ऐसा ही आपने कैलकुलेट करना चाहा, साइन 2x चिपका दिया, साइन 2x का तो क्या होता है, फॉर्मूला है सीधा सीधा, कोस 2x होता है, क्या होता है सर, कोस 2x होता है, और 2x का फिर से करोगे तो क्या आएगा भाई, x का तो 1 हो जाएगा, और ये 2 आपका आ जाएगा। आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कहोगे नॉट फॉलो, नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन। हमें तो ए स्क्वायर साइन बताओ, चलो अब की बात कर रहा है कैप बताओ, लेकिन इस बार जो ए कैप है वो क्या है आपका, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना, और साइन क्या है, साइन 2x है, दो बार लिखो इसको, ऑपरेटर को जितने आपने कहा था ना, nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर ऑपरेट एन टाइम, तो उसका मतलब ऑपरेटर उतनी बार ऑपरेट होगा,
तो पावर 2 थी, हमने 2 बार इसको लिख दिया और ये क्या लिख दिया साइन 2x। पहले ऑपरेटर इसके पहले जो फंक्शन है वो इस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट। तो ये ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको बोलो अभी सोल्व कर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या आ जाएगा x। तो आपने ये लिख दिया डी बाई डी एक्स क्या आ गया 2 कोस 2x, बाहर आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स कोस 2x। कोस 2x का क्या होता है माइनस का साइन 2x, क्या होता है देखो ये दो तो एज इट इज रहेगा। कोस 2x का क्या होता है माइनस का साइन 2x होता है, तो क्या हो जाएगा फिर से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का 4 साइन 2x। और बाप रे ये क्या हो गया, ये जैसा हमने फंक्शन लिया था एज इट इज मिल गया फंक्शन एज इट इज। और ये क्या आपका आइगन वैल्यू है, और ये फंक्शन क्या है आपका आइगन फंक्शन है। कौन से ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में, इस वाले ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में क्या है आइगन फंक्शन है। तो ध्यान, कोई पूछा आइगन वैल्यू कितनी आएगी तो क्या कहोगे -4। आइगन वैल्यू कितनी आएगी -4। हाँ माइनस में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं आ सकती। अरे जीरो का मतलब तो फंक्शन ही क्या हो जाएगा जीरो गुणा कोई फंक्शन जीरो। तो आइगन वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती, माइनस में आ सकती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चिपकाओ, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं नहीं करवाऊंगा, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ठीक है। तो आप कह सकते हो हैंस प्रूफ जो फंक्शन है आपका साइन 2x वो संकारक डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या है आइगन फलन नहीं है, जबकि संकारक जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है उसके रेस्पेक्ट में क्या है आइगन फलन है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क है, लिखो यदि फलन साइन इज इक्वल टू कोस ए एक्स, अब की बार क्या करें साइन इज इक्वल टू कोस ए एक्स, अब उल्टा हो जाएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में तो आइगन फलन है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आइगन फलन नहीं है। बोलो होगा क्या ऐसा, ऐसा नहीं होगा। कोस 2x का तो साइन ए एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में नहीं आएगा, इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो क्वेश्चन है यदि फलन साइन इज इक्वल टू कोस ए एक्स संकारक डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आइगन फलन है तो आइगन मान क्या होगा। ये कह रहा है कि ये जो ऑपरेटर है ना, कौन सा ऑपरेटर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, इसका ये है आइगन फंक्शन है, क्या है आइगन फंक्शन है। देन आपको क्या बतानी है आइगन वैल्यू आपको बतानी है। कर लोगे सोल्व, अरे डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स, कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस माइनस का ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या आ गया माइनस का ए डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स। बोलो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस ए एक्स, क्या हो जाएगा ये माइनस का तो था ही, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस ए एक्स, फिर से एक्स का क्या हो जाएगा ए, क्या हो गया माइनस का ए स्क्वायर कोस ए एक्स। फंक्शन आपको एज इट इज मिल गया कोस ए एक्स, ये क्या आ गया आपकी आइगन वैल्यू आ गई। कर लोगे, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब नहीं बताऊंगा भाई, वो बताती है, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ठीक है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क। ये जो क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन एक बार जो है वो नेट या गेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है भाई, आप सॉल्व कर लेना। ऑपरेटर है आपके पास, ऑपरेटर है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर, ये आपके पास ऑपरेटर है,
ठीक है। और फंक्शन है आपके पास e की पावर -2x²। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए साइन कैलकुलेट करना है। क्या क्या बताना है, आइगन वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। और आइगन वैल्यू तभी बता सकते हो जब ये फंक्शन या फिर ये ऑपरेटर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करे। ये फंक्शन और ऑपरेटर दोनों ही क्या करे, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करे, तभी आप इसकी आइगन वैल्यू बता सकते हो। तो वीडियो को पॉज करना, सोल्व कर लेना। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, इसका आंसर बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट से इसका आंसर बता देता हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ कि इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है भाई, इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी -4। कितनी होगी, -4। कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। हेडिंग डाल दो श्रोडिंजर इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है भाई। हेडिंग डाल दो श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन हेडिंग डालो। श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोडिंजर समीकरण, ठीक है। पहले इसकी थ्योरी लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से। इसकी जो डेरिवेशन है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लिखो भाई, लिख लो। चिरसम्मत तरंग समीकरण के अनुसार, चिरसम्मत तरंग समीकरण के अनुसार, मतलब जो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स है उसके अनुसार, ठीक है। अब तो क्वांटम मैकेनिकल चल रही है, तो लिखो चिरसम्मत तरंग समीकरण के अनुसार, तरंग समीकरण में आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर, चिरसम्मत तरंग समीकरण में आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर, आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर सुधार करने पर प्राप्त समीकरण, आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर सुधार करने पर प्राप्त समीकरण श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहलाती है। प्राप्त समीकरण श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट आंसर लिखो। यह समीकरण किसी परमाणु कण से संबंध, यह समीकरण किसी परमाणु कण से संबंध तरंग फलन के व्यवहार की व्याख्या करती है। ध्यान रखना भाई, ये तो श्रोडिंजर तरंग समीकरण है, श्रोडिंजर समीकरण है, ये कोई आपका एक परमाणु होगा, उस परमाणु के तरंग फलन से उस परमाणु की व्याख्या करेगी, ठीक है। आगे लिखो। परमाणुीय तथा आणविक संरचना के संबंध में, परमाणुीय तथा आणविक संरचना के संबंध में इस समीकरण के पूर्व अनुमान, पहले ये अनुमान बता दिए थे, परमाणुीय तथा आणविक संरचना के संबंध में इस समीकरण के पूर्व अनुमान बिना किसी अपवाद के 100% सत्य हैं। लिख लो। इसके जो इस समीकरण के पूर्व अनुमान बिना किसी अपवाद के 100% सही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन लिखना। दे ब्रोगली के अनुसार, दे ब्रोगली के अनुसार, किसके अनुसार, दे ब्रोगली के अनुसार। कक्षा 11 का है भाई। I इज इक्वल टू H/mv। क्वेश्चन 1 पता है कि नहीं पता? अरे पता है, जो पार्टिकल होते हैं उनकी ड्यूअल नेचर होती है। द्रव्य का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो भी मैटर होता है, अपन भी होता है ना, अपन भी दो प्रकार के नेचर रखते हैं, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। हम पार्टिकल नेचर तो शो करते हैं, खुद एक पार्टिकल की तरह दिख रहे हैं, लेकिन हम वेव नेचर शो नहीं करते। एक क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, वो भी वेव नेचर शो नहीं करती। सर आप कहोगे सर जो बाइक लोग इस प्रकार से चलाते हैं बाइक रोड पे, क्या वो वेव नेचर शो करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कैलकुलेट कर लो। बाइक का मास आपको पता होना चाहिए किलोग्राम में, वेलोसिटी आपको पता है भाई किस रेट से आप चल रहे हो,
मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है ही, वैल्यू पुट कर लेना। अगर लैम्डा की वैल्यू मीजरेबल आ रही है, कैलकुलेट करने लायक आ रही है, ठीक है, तो क्या कहोगे आप, ये बिल्कुल वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने लायक नहीं आ रही, बहुत ही छोटी आ रही है, तो आप कहोगे वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये कहा जाता है जिसका मास ज़्यादा होता है ना, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उसकी तरंग संख्या कम होती है। और तरंग संख्या जिसकी कम हो गई, सॉरी तरंग दैर्घ्य जिसकी कम हो गई, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम हो गई, वो तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करता। अरे क्रिकेट की बॉल ही नहीं करती, अपन कहाँ से करेंगे, उसका तो जो द्रव्यमान है वो तो ग्राम में होता है। अरे 20 ग्राम की क्रिकेट की बॉल ही नहीं शो करेगी, तो अपन तो 50-60 किलो के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी आपको पता है बोहर मॉडल से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो वेग है वो आपको पता है, बोहर मॉडल से आपने कैलकुलेट कर रखा है। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, पुट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा वो थोड़ा मीजरेबल आ जाएगा, उसको ज्ञात करने लायक आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्ञात कर लायक आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना लैम्डा को, तो आप कह दोगे कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर होती है, वरने को तो मैटर के पास भी होती है, द्रव्य के पास भी होती है, पदार्थ के पास भी होती है। अपनी तो है, पदार्थ तो है, अपन द्रव्य तो है, लेकिन हम शो नहीं करते, हम केवल पार्टिकल नेचर ही शो करते हैं, वेव नेचर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारा मास ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो लैम्डा है, वेवलेंथ, वो कम हो जाती है, और कम हो जाएगी तो वेव नेचर शो नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे लिखना, एक तरंग के लिए, एक तरंग के लिए, ये आपको याद रखना भाई, एक तरंग के लिए v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। एक तरंग के लिए v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये क्वेश्चन याद रख लेना भाई, ठीक है। ठीक है, क्या करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा, v ओवर न्यू आपके पास आ जाएगा। इसको एक क्वेश्चन कह दो आप 2। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे अपन, दोनों क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। लिखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जैसे ही आपने तुलना करी, बोलो, लैम्डा से लैम्डा कटा, v ओवर न्यू इज इक्वल टू h ओवर एम बी, ठीक भाई, v ओवर न्यू इज इक्वल टू h ओवर एम बी, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको उल्टा करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, इसको उल्ट और इसका स्क्वायर करते हैं, इस समीकरण को उल्टा करके, इस समीकरण को उल्टा करके वर्ग करने पर क्या होगा, न्यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ठीक है। काट मत देना वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, अगर यहाँ होता ना वी स्क्वायर तो कट जाता, यहाँ से ये नहीं कटेगा, इसको कर दो आप, ठीक है। चिरसम्मत तरंग समीकरण से, एक ये भी आपको याद रखना भाई, चिरसम्मत तरंग समीकरण से, ये भी आपको याद रखनी है। आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, और कुछ नहीं याद रखना। चिरसम्मत तरंग समीकरण से ये आपकी होती है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया आपकी 4, ध्यान रखना भाई, इसको आपको याद ही रखना है। ये क्लासिकल वेव मैकेनिक्स है, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स है। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रो, समीकरण 3 से न्यू स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 4 में रखने पर,
समीकरण 3 से न्यू स्क्वायर और वी स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर जैसे आपने रखा क्या आएगा बोलो? आपके पास आएगा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बोलो इसके जगह क्या लिखोगे? एम स्क्वायर वी स्क्वायर और एच स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और एच स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0 लिख दोगे? चलो ओके, इसको इक्वेशन आप कह दो 5। क्या कह दो? इक्वेशन 5 आप कह दो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा? 2k। क्या जाएगी? 2k। एम वी स्क्वायर का मान समीकरण 5 में रखने पर इसको समीकरण 6 कह दोगे? नहीं करना, ठीक है। आप लिख दोगे एम वी स्क्वायर का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। देखो 4 ये हो जाएगा 2k, 8 लिख दूँ क्या? 8 पाई स्क्वायर के ओवर एच स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। इसको कह दो इक्वेशन 6। अब जो है जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम की क्या होती है? इक्वल होती है। जो टोटल एनर्जी होती है E इज इक्वल टू तो K प्लस वी। अगर आपको K की वैल्यू यहाँ से निकालनी है क्या आ जाएगा? E माइनस वी, E माइनस वी। K की वैल्यू बस जाएगी E माइनस वी। उसको उठा के वहाँ रख दोगे। रखना है कि नहीं रखना? ठीक है, तो लिख दो। अगर आगे हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे? स्थितिज ऊर्जा कैसे? K का मान समीकरण 6 पर। जैसे ही आपने रखा तो भाई जैसे आपने K का मान रखा क्या? डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर E माइनस का वी साइन इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, यही तो होती है आपकी समीकरण, यही होती है ना। आप क्या कह सकते हो? देखो एच कट इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई होता है। क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई होता है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच कट 2 पाई, एच कट 2 पाई। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मिल जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 एच कट स्क्वायर आ जाएगा नीचे। कोई बात नहीं, ये आपने रख दिया है, ठीक है। एम कहाँ गया अपना इस इक्वेशन में? अरे रे रे रे, ये एम तो चल ही रहा है। हाफ स्क्वायर, एक एम बच रहा है ना भाई। एम स्क्वायर वी स्क्वायर था ना, तो एक एम आपका बच रहा है
ध्यान रखना भाई, 1m आपका बच रहा है, सॉरी, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन 7, या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हो, डेल स्क्वायर को ये कह सकते हो क्या, ये लेप्लेसियन से ऑपरेटर तो है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन डी जेड स्क्वायर। क्या कह सकते हो उसको, एच कट के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एच के टर्म में, एच कट के टर्म में क्या लिख सकते हो उसको, अभी बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था देखो, क्योंकि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच की वैल्यू क्या निकालोगे यहाँ से, 2 पाई एच कट निकालोगे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, क्या हो जाएगा, 2 पाई एच कट का स्क्वायर, बोलो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। तो आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक, देखो बस एट पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर क्या लिखा, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ई माइनस का वी साइन इज इक्वल टू 0, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मेरा 4 से 8 मेरा ठीक है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस का वी साइन इज इक्वल टू 0। ये लो भाई, ये आपकी क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। सिमिलरली आप ये भी श्रोडिंगर है, ये भी सारी ये सब क्या है, ये सब क्या है आपकी श्रोडिंगर, और देख लो इसकी फॉर्म, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस का वी साइन इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कहीं भी आपके पास टाइम की टर्म आ रही है क्या, समय की टर्म आ रही है क्या, टी आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं आ रहा, तो क्या कहोगे, ये श्रोडिंगर समीकरण समय अनाश्रित है, टाइम इंडिपेंडेंट, क्या लिखोगे, यह श्रोडिंगर समीकरण लिख लो, यह श्रोडिंगर समीकरण समय अनाश्रित है या फिर काल अनाश्रित है, समय अनाश्रित है, टाइम इंडिपेंडेंट, क्या है, क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है भाई, क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये है। आया समझ में, वेरी गुड, रफ करो इसको, चलो लिख लो, क्योंकि ये इसे समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, इसे समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें समय का कोई पद नहीं है, क्योंकि इसमें समय का कोई पद नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। लास्ट लिखो, समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, ये आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इसमें टाइम की टर्म आ जाती है, तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है भाई, देखो